नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, आपको अपडेट रखने के लिए वो ताज़ी खबरें जो आपके काम की भी हैं और आपके फायदे की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में 170 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स की चोरी का है मामला। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन में 3500 किलोमीटर में ज्यादा का सफर तय करेगी। राहुल ने श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को बताया छलावा। शुरुआती गिरावट के बाद आज बाजार नीचे से सुधरकर बंद होने में कामयाब। फार्मा, पीएससी शेयरों में तेजी, ऑटो और बैंकिंग में रहा दबाव। सेंसेक्स 168 तो निफ्टी 31 पॉइंट गिरा। रेल लैंड लीज पॉलिसी में बदलाव को मिली कैबिनेट की मंजूरी। रेलवे की जमीन का लैंड लाइसेंस फीस 6% से घटाकर 1.5% हुआ। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर। दिल्ली में इस बार भी नहीं फूटेंगे पटाखे। केजरीवाल सरकार ने बैन किया, 1 जनवरी 2023 तक बढ़ाया। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी नहीं होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सावधान, ब्रांड प्रमोशन पर इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का हिसाब लेगी सरकार। नई गाइडलाइन जल्द। और एप्पल का मेगा इवेंट आज। आईफोन 14 सीरीज के 4 वेरिएंट हो सकते हैं लॉन्च। देश के कई राज्यों में आज आयकर विभाग एक्शन में है। राजनीतिक चंदे की उगाही और टैक्स चोरी में 170 से ज्यादा ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है। लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर छापे पड़े हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इनकम टैक्स ने रेड किया है। गुजरात और राजस्थान में भी कई ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। राजस्थान में 50 से ज्यादा जगहों पर मिड डे मील के गोदामों पर भी छापेमारी की गई है। राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। अब हम आपको लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, रायगढ़ और दिल्ली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर आयकर विभाग की छापेमारी है। वहीं अहमदाबाद में सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और उसके मालिकों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के घर सुप्रीम कोर्ट के वकील के घर पर यह रेड पड़ी है। हमारे संवाददाता शंकर कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैं पहुंचा हूं, अभिषेक कृष्णा ये नाम है, एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये एडवोकेट देखिए, अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है। और यहाँ पर इस वक्त में इनकम टैक्स की टीम इस रूम के अंदर मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और इसी रूम के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई। जनराज पार्टी, और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया। और इस कंपनी को बनाने वाला जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे कि एक वकील की भूमिका सामने आई, और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन पे मौजूद। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया और यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं। और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल राय के घर पर भी छापेमारी की गई है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
तस्वीरें दिखा रहे हो, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त लोकल पुलिस के कुछ जवान जो हैं इस वक्त घर के अंदर गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस के जवान यहाँ पर गए, तो जाहिर तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारी, कुछ लोकल पुलिस से कम्युनिकेशन हुई होगी उनकी, उसके बाद वो घर के अंदर, उसके बाद ये घर के अंदर गए हैं। हो सकता है कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की बात हो। अंदर लगातार इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनकम टैक्स के अधिकारी को ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे से चल रहा है। ये गोपाल राय का आवास है और लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई एनजीओ गोपाल राय चलाते थे। एनजीओ के अलावा गोपाल राय जो हैं वो राजनीतिक पार्टी जो कि क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड हुई है, कहीं इस फंडिंग का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गोपाल राय की जो तस्वीरें हैं वो कई बड़े नेताओं के साथ हैं। इधर अहमदाबाद की सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और उसके मालिकों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जनक दवे की ये रिपोर्ट। गुजरात में 20 से ज़्यादा जगहों पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी चल रही है। जहां तक अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद की जो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी है उसके जो मेन यूनिवर्सिटी के भीतर छापेमारी चल रही है। उसके अलावा इनके जो ओनर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। दरअसल आज सुबह जब यहाँ आयकर विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची तब छात्रों की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन सारे छात्रों को बाहर निकाला गया और शीतल अग्रवाल जो इनके जो ट्रस्टी हैं उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। जो आरोप है उसके मुताबिक जो यहाँ पर जो पैसे का जो ब्लैक टू वाइट करने का जो सिलसिला था उसकी जानकारी आयकर विभाग को मिली थी और उसके चलते ही ये छापेमारी हुई। चंदा जो दिया जा रहा है CSR के तहत जो चंदा दिया गया उसके पैसे का जो काला धन था उसको वाइट करने की प्रक्रिया, उसमें राजनीतिक दलों को चंदा, और गुजरात में जिस तरह इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में राजनीतिक दल जो छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको फंड देने का ये मामला था। इसकी जानकारी आयकर विभाग को लगी थी और उसके बाद न कि केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में ऐसे जो सारे तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई। तो आज दिन भर से ये कार्रवाई जारी है। देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी और चुनावी चंदे और तमाम टैक्स की चोरी के ये मिले जुले मामले हैं जिस पर पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर आज इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई पर सरकार की नजर है। अब सरकार ब्रांड प्रमोशन करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की कमाई का हिसाब किताब लेगी और जो अपनी कमाई छुपाएगा उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। डिटेल्स के साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, क्या तैयारी है? क्योंकि आजकल ऐसे कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कई ब्रांड्स के प्रमोशन करते हैं। इनफैक्ट ये एडवर्टाइजिंग का पूरा एक नया मोड, एक नया सिस्टम तैयार हो गया है। देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं या उसका विज्ञापन करते हैं तो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये नहीं बताते हैं कि एक विज्ञापन है। उनके फॉलोअर्स ये मान करके चलते हैं कि शायद ये इन्फ्लुएंसर जो है इसका इस्तेमाल जो करता है। लेकिन सरकार जो है अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो उनको डूज और डोंट डूज के लेकर के गाइडलाइन जो है बिल्कुल से तैयार हो गई हैं और सरकार अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इन गाइडलाइंस को जो जारी कर सकती है। इसके गाइडलाइन जारी होने के बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो बाध्य होगा, उसको बताना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को कि एक विज्ञापन उसने जो किया है और इसके लिए उसने पैसे जो लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। तो सरकार इसको लेकर के एक रेगुलेशन जो लाने की तैयारी जो कर रही है। तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इसको लेकर के गाइडलाइन जो जारी हो जाएगी। जी यासीन, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। तो तमाम वो लोग जो ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब उनकी कमाई पर सरकार की नजर रहने वाली है। चलिए अब बाजार की बात कर लेते हैं जरा। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार आज रिकवरी मोड में दिखाई दिया। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधरकर बंद जरूर हुआ, लेकिन फिर भी सेंसेक्स 168 पॉइंट तो निफ्टी 59,29 पर और निफ्टी 31 पॉइंट गिरकर 17,624 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी फार्मा PSU शेयरों में देखने को मिली। वहीं सीमेंट फर्टिलाइजर शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। सबसे ज्यादा दबाव आज ऑटो और बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला है। एवेंडिस कैपिटल के CEO वैभव संघवी का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी से जुड़े शेयरों में तेजी जारी रहेगी। वैभव संघवी के अनुसार ग्लोबल मार्केट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से IT और मेटल शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है।
जो भी स्टॉक्स सेक्टर डोमेस्टिक इकोनॉमी के संदर्भ में या जिनकी अर्निंग्स मोमेंटम डोमेस्टिक स्पेंडिंग के ऊपर निर्भर है, वो हमें लगता है कि बेहतर रहेंगे एज कम्पेयर टू दी ऑफशोर सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। सो आईटी जो है, मेटल एंड माइनिंग है, वो हम अवॉइड करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, प्योरली बिकॉज जब ग्लोबल इकोनॉमी जब प्रेशर में है तो ये सेक्टर्स जनरली हम देखते हैं आ रहे हैं कि जनरली अंडर परफॉर्म करेंगे। सो हमारा प्रेफरेंस फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, जैसा आपने कहा, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर्स, बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी, ये सब में रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये फोरम सहयोग का प्रमुख मंच है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत में फार्मा और डायमंड्स के क्षेत्रों में भी रशियन फार ईस्ट के महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतीय स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। हमारे बीच टैलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है। मोदी सरकार का फोकस अब जॉब क्रिएशन पर ज्यादा होगा। अमेरिका में आयोजित इंडिया आइडिया समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भर के मुकाबले देश की महंगाई स्थिति, माने कि भारत की महंगाई की स्थिति काबू में है, इसलिए सरकार का ग्रोथ पर पूरा फोकस रहेगा। I'm not sure I can have the luxury of sequencing priorities in my job. Several things will have to happen simultaneously. While of course some are red-lettered and some others may not be. And the red-lettered ones would be definitely jobs, equitable wealth distribution, and making sure that India is still moving on the path of growth. In that sense, inflation is not red-lettered. I hope it doesn't surprise many of you all. We have shown that in the last couple of months, we were able to bring it under some manageable levels. So the three priority points, if at all I can say they are priority, equally handling many other things, would be these. कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस कन्याकुमारी से एक मेगा रैली में अपनी 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रोजाना 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय होगा। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने से पहले श्री पेरम्बदूर में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीतिक पारा भी हाई है। बीजेपी ने यात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा को छलावा बताया है। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। चलिए, तो हमारे संवाददाता अरुण सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो अरुण, आज ये यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले राजनीति भी शुरू हो गई है और ये होना भी था। ये भी है कि कांग्रेस 2024 के लक्ष्य के हिसाब से इस यात्रा को शुरू करने वाली है, तो बीजेपी भी उसे घेर रही है। फिलहाल क्या अपडेट है वहां से?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं मंच की, जहां पर राहुल गांधी आ चुके हैं और ये जो झंडा फहरा रहा है, ये तिरंगा झंडा उनको स्टालिन ने दिया था, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उस झंडे को लेकर के वो मंच पर आ चुके हैं, बैठ गए हैं मंच पर। तो भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत अब से कुछ देर बाद होने वाली है। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर सब लोग खड़े हो रहे हैं मंच पर। संभवतः राष्ट्रगान होने वाला है, और जब तक राष्ट्रगान नहीं होता तब तक मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि ये देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब लोग खड़े हो गए यहाँ पर। कोई गीत, भारत जोड़ो यात्रा संबंधित जो गीत है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है। और मैं आपको जो लोग यहाँ पर हैं मंच पर, उसमें दिग्विजय सिंह से लेके पवन बंसल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम जो नेता पार्टी के हैं, कुमारी शैलजा दिखाई दे रही है मुझे, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं। और अब से थोड़ी देर बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत औपचारिक रूप से कन्याकुमारी में समुद्र तट पर राहुल गांधी करने वाले हैं। तो तैयारी पूरी है कांग्रेस की तरफ से। अब बस थोड़ी ही देर में इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत होने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता भी वहां पर है। तो देखिए, ये आपने जो भी हमें गीत सुनवाया वो तो हो गया। अब यहाँ से क्या कार्यक्रम है आगे? देखिए, अब वंदे मातरम की शुरुआत होने वाली है। वंदे मातरम के बाद फिर राहुल गांधी का पर भाषण होने वाला है। राहुल गांधी अपने भाषण में ये बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों है, इस दौरान वो क्या करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका कार्यक्रम क्या है, उन्होंने क्यों भारत जोड़ो यात्रा करने की सोची, इन सब बातों पर विस्तार से वो अपनी बात रखेंगे। और आज शुरुआत कर रहे हैं, 150 दिन की ये यात्रा है, लगभग 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, 150 दिनों की ये यात्रा है। तो अगर यात्राओं के इतिहास को देखिए आप, हाल की जो यात्रा नजर आती है हमें, वो दिग्विजय सिंह की यात्रा नजर आती है, जो उन्होंने नर्मदा यात्रा किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी। उसके पहले चंद्रशेखर, जो भारत के प्रधानमंत्री बाद में बने थे, उसके पहले उन्होंने यात्रा की थी। इस तरह से यात्राओं का इतिहास लंबा रहा है। राजनीति और यात्रा ये दोनों एक दूसरे की पूरक नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि समाज को जोड़ने के लिए, जो लोगों के बीच में दरार आ गई है, बिखराव आ गया है समाज की सोच में, उसको इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए यात्रा है। लेकिन इसके राजनीतिक मकसद से न कोई इनकार कर सकता है, न इनकार करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह की यात्रा करती है तो उसकी नजर राजनीति पर और चुनाव पर जरूर होती है। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। आपसे वक्त वक्त पे अपडेट लेते रहेंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बस शुरू ही होने जा रही है। मंच आपने सजा हुआ देख लिया है, और इसके जरिए 2024 को साधने की भी कोशिश होगी कांग्रेस की। तो इस पे लगातार अपडेट देते रहेंगे। लंबी है ये यात्रा और इस पर राजनीति भी गर्म रहेगी, उसका भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि आज 7:57 पर आवाज अड्डा में भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये 2024 की तैयारी और है तो कितनी पुख्ता, क्या निकल के आ सकता है, इसमें से कई सवाल होंगे जो आज पूछे जाएंगे। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ इस बड़ी बहस में। भारत जोड़ो यात्रा 2024 की तैयारी, आज का आवाज अड्डा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने के मिशन में लगे रहे। आज उन्होंने CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश ने कहा कि पार्टियां एकजुट हो रही हैं और विपक्ष एक हुआ तो नतीजा अच्छा आएगा। जिलों में और देश में विभिन्न पार्टियों की उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकता हो जाएगी ना, इस पर सब लोगों की मानसिकता है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है सब जगह, तो ठीक ही है। तो आगे चल करके फिर सब लोग सोचेंगे और अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे सब पार्टियों को मिलना है, उनके खिलाफ वाले को, ये आगे होगा। हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। अभी ये लोग तो कोई काम कर नहीं रहे हैं देश का, ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इनका चल रहा है। तो इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे
तो अपने देश के हित में वो काम हो। इस बार भी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं फूटेंगे। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पटाखों पर बैन को बढ़ा दिया। यह बैन 1 जनवरी 2023 तक रहेगा। ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी इस बार नहीं की जाएगी। पटाखों के कारण प्रदूषण बढ़ने की वजह से एहतियात के तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने वाली उड़ान स्कीम के तहत 50 और शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने की तैयारी है। सरकार कर रही है। उड़ान 5.0 के नागरिक विमानन मंत्रालय ने शहरों के चयन भी कर लिया है। नागरिक विमानन मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव उषा पाढ़ी से हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने इस बारे में खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। उड़ान के जो पिछले कई सारे चरण हैं, चाहे 4.4 अभी 4 चरण हो चुके हैं, उसके बाद उसके सप्लीमेंट्री चरण थे। नेक्स्ट क्या है उड़ान में? आने वाले दिन में हम क्या देखने जा रहे हैं? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, जो साधारण लोग हैं उनके लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है। तो उसको जो जिस हिसाब से उसकी इम्पैक्ट रही है, अराउंड 70 डेस्टिनेशन हम कनेक्ट कर पाए हैं, 430 रूट से ज़्यादा हम शुरू कर पाए हैं। तो उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उड़ान 5 की भी योजना है, जो और कुछ एरियाज़ में जो रीजनल कनेक्टिविटी से रिमोट कनेक्टिविटी तक हम उसको कैसे जाए, या लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो बोलते हैं, उसके लिए कुछ डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, जो हमारी उड़ान 5 में जाएगी। उड़ान स्कीम 10 साल का है, 2027 मार्च तक ये चलेगी। तब तक जो 1-2 राउंड अलग से जाएगी। हमारे उद्देश्य ये है कि 100 एयरपोर्ट्स कम से कम इसमें तैयार होंगे और करीब 1000 रूट्स की सुविधा लोगों को मिलेगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। अभी अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन तैयार हो रहा है। कैसा दिखेगा बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन, उसकी पहली झलक दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। हर भारतीय का सपना है कि वो बुलेट ट्रेन के अंदर सफ़र करे, और ये सपना कुछ ही सालों में पूरा भी होने वाला है। इस वक्त हम अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर बनने जा रहा है बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि गांधी जी के बड़े बड़े कटआउट से वो बाहरी किनारों पर लगाए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ दांडी मार्च निकाला था। तो उन्हीं की यादों को संजोने के लिए ये पूरा स्टेशन है वो बाहरी रूप से सजाया जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, थोड़ा डिले चल रहा है। 2026 के आसपास इनकी प्रारंभ की एक घोषणा भी होने वाली है, लेकिन पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास बनने वाला है। और ये स्टेशन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनकी लागत होगी 150 करोड़। अगर आज ट्रेन में आप अहमदाबाद से मुंबई जाते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 8 घंटे का है, लेकिन बुलेट ट्रेन में ये घटकर सिर्फ 2 घंटे का रहने वाला है। तो कुछ ही सालों बाद ये सपना भी पूरा हो जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये थी हमारे बुलेट ट्रेन के स्टेशन की पहली झलक। इनफैक्ट ये पहला ही स्टेशन है जो बनाया गया है या बनाया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली का राजपथ अब ऑफिशियली कर्तव्य पथ बन गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 19 महीने के बाद अब बनकर तैयार है। 8 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 सितंबर से सेंट्रल विस्टा के कुछ हिस्सों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कितना खूबसूरत बन पड़ा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय की एक स्टडी में यह पता चला है कि तीसरी क्लास के करीब आधे बच्चे गणित और भाषा के बेसिक स्किल्स से भी लैस नहीं हैं। क्या कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई की नींव डगमगा गई है? इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा कर रहे हैं। ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जो एनसीईआरटी ने बनाई है और ये सभी बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी कक्षा के बच्चों का अध्ययन है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है और खासतौर पर अभिभावकों के लिए, माता पिता भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो उन्हें काफी कुछ नई बातें पता चलेगी। तो जरूर जुड़िए आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में हमारे साथ। कोविड में पढ़ाई नींव डगमगाई जरूर देखिएगा।